हेलो हेलो, हाँ ठीक है। थोड़ी सी इको चेक कर लेना उसका। चलो भाई, हम लोग भारतीय न्याय व्यवस्था पढ़ रहे थे, न्यायपालिका, जिसमें हमने पढ़ लिया हमारी न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत, क्योंकि सबसे ऊपर एक कोर्ट है और उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। कौन सा है वो? सुप्रीम कोर्ट। कल हमने अंतिम अपीलीय न्यायालय के बारे में जाना था कि इसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है, मर्सी पिटीशन इसके खिलाफ नहीं है। वो तो भैया दया या क्षमा याचना की मुझसे गलती हो गई, किसी को दया आ जाए, राष्ट्रपति को माफ करो, वरना कोई सुनवाई नहीं है। इसका आकार कैसा था? शंकु। इसके सबसे ऊपर क्या था? सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और नीचे हाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट कह लो, या जिसको हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। फिर हमने देखा था इसके पास कुछ अलग अलग से अधिकार थे, जैसे एक का नाम था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरे का नाम था अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरे का था परामर्शदात्री। कल इस पे बात हुई थी शायद। प्रारंभिक में कौन से मामले आते हैं? जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे। राज्य राज्य लड़ पड़े, राज्य यूटी लड़ पड़े, यूटी राज्य आपस में ग्रुप बना के लड़ पड़े, तो ऐसे मामले कहाँ जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। आप लास्ट अपील कहाँ कर सकते हैं? किसी भी कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट। क्या कोई लोक अदालत के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? नहीं। एक तरीका है, पहले आप अधीनस्थ में जाएंगे, आपके पास सारे कागज होंगे, भैया मैंने केस लड़ा, ये हुआ, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट के कागज लेके आप कहाँ जाएंगे? और ये आप सब जानते हैं, भारत में ये इतना लंबा प्रोसेस है, हो सकता है इसमें एक आदमी का जीवन काल ही निकल जाए। तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उसकी उम्र या उसका एक जज्बा बचे, वरना ज्यादातर लोग तो हाई कोर्ट से भी नीचे के कोर्ट में समझ जाते हैं कि अगर एक आदमी ने जजमेंट ऐसी दी है तो चांसेस हैं कि अगला भी ऐसी ही देगा। ऑपोजिशन 36 का आंकड़ा तो ये है नहीं कि इसने ऐसा किया तो मैं इसकी बात को काट दूं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होते हैं कि हाँ कोई इनकी बात को काट के उसमें अलग डिसीजन लेगा, नहीं तो ज्यादातर ये होता है कि कोर्ट का टाइम खराब किया आपने और आपने ऐसा गलत किया, आपको वही सजा एज मिलेगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं है। फिर भी कहते हैं अंतिम अपील ये है और इसकी हर चीज का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को साक्षी के तौर पे छोटे वाले कोर्ट एज एन एग्जांपल पढ़ते हैं, अपने भविष्य में जो केसेस आते हैं उनमें देख लेते हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये परामर्श देता है, मांगने पर सलाह देगा, अपने आप नहीं। और कौन इससे सलाह मांगेगा? राष्ट्रपति। दो तरीके की सलाह मांगेगा, एक प्रेजेंट के मुद्दों पर हम मांग सकते हैं, जैसे तालिबानी मुद्दे पर भारत का क्या रुख रहेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तालिबानी संघर्ष का प्रभाव इंडिया पे पड़ेगा 100%, क्योंकि उनकी सीमा हमसे लगती है और पाकिस्तान भी तो उनको फेवर कर रहा है ना कहीं, और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आपको टच करता है। अगर तालिबानी संघर्ष का आपके यहाँ भी गड़बड़ आई तो पूरे सिस्टम में अगली नस्लों तक प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या प्रेजेंट का राष्ट्रपति इस कंडीशन के लिए सीजीआई से डिस्कशन कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है सीजीआई डिस्कशन में अच्छी सलाह देगा या मना करेगा? देगा भैया अच्छी सलाह, क्योंकि उसको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी कहा गया कि सार्वजनिक हित के प्रश्न पर वो मना भी कर सकता है सलाह देने से। सलाह देने का सलीका ये होगा, राष्ट्रपति सीजीआई को कहेगा सीजीआई को आर्टिकल 143 के तहत कि मुझे इस मुद्दे पर आपकी सलाह चाहिए। फिर सीजीआई अपने 4 एक्सपीरियंस जजेस का एक बेंच बनाएगा, एक खुद उसमें होगा, यानी 5 लोग। ये सलाह जो भी डिस्कशन करेंगे उसको फाइनल पहुंचा देगा राष्ट्रपति तक, यानी राष्ट्रपति को अकेले सीजीआई सलाह नहीं देता, वो एक बेंच के साथ डिस्कस करता है सारे मैटर को और तब जाके राष्ट्रपति तक सलाह पहुंचती है। अब राष्ट्रपति की मर्जी है ये उस सलाह को मानेगा, फॉलो करेगा या नहीं मानेगा, यानी दोनों को आजादी है। तेरा मन करे सलाह को मान ले, ना मन करे मत मान। तेरा भी मन करे सलाह को दे दे, ना मन करे मत सलाह दे, मना कर दे। लेकिन अगर कोई मुद्दा ऐतिहासिक प्रश्न से जुड़ा हो, आपके हिस्टोरिक कोई घटना, या मान लीजिए आजादी से पहले की कोई घटना से जुड़ा हो, या कोई बहुत बड़ी आपके कोई संधि या कोई समझौता हुआ हो जिसके बारे में दोबारा से प्रेजेंट में स्थिति सामने आके खड़ी हो गई, तो वहां राष्ट्रपति फिर से किसके पास जाएगा? अब सीजीआई को सलाह देनी पड़ेगी। अगर मामला पुराना है ना तो फिर सलाह देना कंपलसरी है। अगर मामला है प्रेजेंट का तो ये सलाह दे भी सकता है और सलाह देने से मना भी कर सकता है। इतना कल हमने जान लिया था ना शायद। अच्छा, एक बार पेज नंबर बताओ, फिर उससे मुझे भी आइडिया हो। 144 पे हम पहुंचे थे और क्या पढ़ लिया था इसमें? मूल अधिकार पढ़ना था ये। अच्छा, शायद ये तीनों समझाई थी बातें और उसके बाद बुक से नहीं पढ़ा था। ठीक है, पेज 144 पे आ जाओ। क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? कौन से मामले जाते हैं जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो? स्टेट यूटी। अगर ऐसी लड़ाइयाँ हो जाएं तो मामला कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वो सारे मामले देखता है जिनमें 2 सरकारें इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी भी लेवल की, चाहे वो राज्यपाल की सरकार हो, या वो राज्यपाल उपराज्यपाल हो, या वो राज्यपाल और दूसरा राज्यपाल, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो जहां 2 लड़ेंगे। अगर यूटी की बात देखें, मान लो चंडीगढ़ लड़ पड़े किसी कारण से हरियाणा के साथ, किसी भी बात पर विवाद हो जाए, तो ये मामला ना तो हरियाणा देख सकता है ना चंडीगढ़, दोनों का साझे का हाईकोर्ट भी नहीं देख सकता। ये मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। जहां कोई एक इन्वॉल्व हुआ सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुलेगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये राज्य का मामला नहीं है। आपका अधिकार भी, अगर कौन सा अधिकार होगा? मौलिक। तो आपके पास ऑप्शन है, आप खुद चाहें तो आप किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल है ये? जरूरी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे दूर है तो आप आर्टिकल 226 के तहत कहां चले जाएंगे? अब जैसे पटना में किसी का मामला है तो पटना हाई कोर्ट उसको पास पड़ेगा, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट तो उसको कई 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। ये 2 आर्टिकल दोनों मौलिक अधिकारों के लिए आपके रास्ते खोलते हैं और दोनों के तहत हमने 5 चीजें पढ़ी थी जिनको हमने क्या नाम दिया था? रिट्स। याद होगा ना? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्जरी, प्रोहिबिशन, ये 5 थे। तो ये सारे रास्ते इससे खुलते हैं। कल जो समझाया देखो वो सारा बुक की भाषा में कैसे है। पेज 144 पे आ जाओ। एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार आरंभिक, जो मामले यही देखेगा। पहला पॉइंट देखो, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता, इसको अंडरलाइन कर लो। मूल क्षेत्राधिकार सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आरंभिक अधिकारिता, फिर पढ़ लो, से आशय ऐसे कुछ क्षेत्र या विषय हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार, टिक मार्क करना,
जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, किसी हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट को नहीं है। अगर स्टेट यूटी की लड़ाई है या स्टेट स्टेट की लड़ाई है तो क्या हाई कोर्ट बीच में आएगा? हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों में बीच में आ सकता है, और वो भी अगर इंसान चाहे तो, नहीं तो स्टेट स्टेट की लड़ाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इसमें देखो अगले पॉइंट में क ख ग लिखा है। पहला पॉइंट टिक करना, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ। कई बार ना कई सरकारें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी ब्लेम लगा देती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ब्लेम लगा तो वो मामला कहाँ जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ना सुप्रीम कोर्ट में जैसे 1+37 जजेस हो सकते हैं, बिल्कुल इन्हीं की टक्कर का एक जज होता है जो एज सच जज नहीं होता, उसे कहते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल सरकार का परमानेंट वकील मान लो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठा है उसके ऊपर 24 घंटे कोई भी, कभी एनजीओ, कभी स्टेट, कभी कोई आम आदमी, कोई भी सरकार के ऊपर कभी भी कहीं भी केस कर सकता है, क्योंकि सरकार भी एक इंसान की तरह ही है। आपने सरकार के ऊपर केस कर दिया तो सरकार इतनी फालतू नहीं है, आपके पास तो एक ही काम है, सरकार के केस में मुझे कोई अच्छा वकील चाहिए। सरकार को काम है हज़ार लाखों पता नहीं कितनी चीजें देखनी है, तो सरकार बनते ही सबसे पहला काम करती है अपना एक परमानेंट वकील बना लेती है। भाई ये आदमी हमारा भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, पहला विधि अधिकारी भारत सरकार का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। इसको बनाते टाइम सरकार ये देखती है इसकी सारी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए जो कहाँ के कोर्ट के आदमी की है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सरकार पे जब जब बात आएगी तो मामला किस कोर्ट में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और वहां केस लड़ने के लिए इस आदमी को उतनी लायकियत तो रखनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो हार जाएगी सरकार। तो ये सरकार का 24 घंटे का वकील मान लो। कोई भी बड़ी फर्म जो होती है ना प्राइवेट, जैसे अंबानी है, अडानी है, तुम्हें क्या लगता है ये वकील को तब बुलाते होंगे जब केस होता होगा? ये परमानेंट वकील रखते हैं अपना, कोई भी कागज आएगा तो वकील अपने आप निपटेगा। इनके पास तो पूरी एक 8-10 लोगों की टीम रखते हैं ताकतवर, जिसको सारी नॉलेज है। अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो रिटायर हो गए, इस तरह के जजेस का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को ही तो अपने पास पर्सनल बेसिस पर रख लेते हैं ये लोग कि आप कंपनी के सारे मामले देखें। अब कितनी कंपनी है, कोई कपड़े का प्रोडक्शन कर रही है ट्रेंड्स नाम से, कोई पेट्रोलियम के क्षेत्र में, कोई रिलायंस फ्रेश के नाम पे, कोई रिलायंस मॉल, रिलायंस मार्ट के नाम पे, कहीं रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इनसे जनता इतनी खुश होगी कि कोई केस ना करे? एक आधा कोई वकील फंस जाता है तो वो भैया मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब निकला, मैं रिलायंस पे केस करूंगा, मुझे मेंटल हैरेसमेंट हुआ, तो रिलायंस पे केस कर देगा। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने इस तरह के वकीलों को रखती है। सरकार भी अपना परमानेंट एक वकील रखती है, जिसको आप क्या कहते हैं? जितने मामले सरकार के होंगे ये देखेगा, और 99.9% क्या 100% यही चांसेस हैं कि सरकार के सारे मामले किस कोर्ट में जाएंगे? तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की लायकियत का जज भी तो होना चाहिए। इसीलिए महान्यायवादी हमेशा वो रखा जाता है जो कहाँ पे जाने की लायकियत रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। जब तक सरकार चलेगी सरकार इसको रख सकती है, सरकार हटेगी, नई सरकार आएगी, पिछले के वकील को कोई नहीं रखने वाला। ये कॉमन अंडरस्टूड बात है। इसको सरकार की सारी कमियां पता होती हैं, सरकार अपने सारे भेद इसको बताती है। कहते हैं ना डॉक्टर और वकील को आपकी सारी कमजोरी पता होनी चाहिए ताकि वो आपकी कमजोरी को दूसरों के सामने ना आए, उससे कैसे बचा के रखे। इसको सरकार की सारी गड़बड़ पता है। तो जो नेक्स्ट सरकार आएगी ना, मान लीजिए बीजेपी का जो भी अटॉर्नी जनरल है, कांग्रेस उस अटॉर्नी जनरल को नहीं रखेगी, ये कायदा है, वो अटॉर्नी जनरल हट जाएगा। अगर बीजेपी रिपीट होती है तो बीजेपी उसको दोबारा एज इट इज फॉलो भी करवा सकती है अपना टाइम पीरियड, या चाहे तो अगले दिन हटा दे। इसका कोई लिखित टाइम पीरियड नहीं है, इसका कोई लिखित कार्यकाल नहीं है। ये सिर्फ जब तक पीएम और मंत्री परिषद चाहेंगे तब तक अपनी कुर्सी पे बैठेगा। जिस दिन पीएम को लगा ये हमारे लायक नहीं है, तुरंत इसको हटा देगा। आप कोई पूछ रहा था? इसके नीचे होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी सरकार का। मान लीजिए अब ये नहीं है, बीमार हो गया, भाई ये भी कोई 20-22 साल के लड़के को नहीं बनाते, ये सब वो होते हैं 65, 67, 68 जिनका एक्सपीरियंस रिच है। अटॉर्नी जनरल के बाद अगर ये ना हो, जैसे प्रिंसिपल ना हो स्कूल में तो काम कौन करता था? वाइस प्रिंसिपल ना। अगर ये ना हो तो सॉलिसिटर जनरल इसका काम संभालता है, महाधिवक्ता उसको बोलते हैं। यह है महान्यायवादी। दोनों बहुत बड़े लेवल के जो पहले सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुके हैं, रिटायर्ड हैं या वहां जाने की लायकियत रखते हैं, उन्हीं को ये बनाया जाता है। दो बड़ी पोस्ट हैं, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी एब्सेंट है तो सॉलिसिटर मामले देखेगा। अटॉर्नी भी उम्र दराज है, घूमने जा सकता है, इसकी तबीयत खराब हो सकती है, उस कंडीशन में सॉलिसिटर जनरल इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पहला विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल। क्या ये बात समझ में आ गई? अटॉर्नी जनरल की पावर बहुत होती है, सरकार के सारे मामले इसको पता है। एक सरकार क्या दूसरी सरकार के महान्यायवादी को रखेगी? कभी नहीं रखेगी, क्योंकि इसको उसके अंदर तक की तह पता है कि सरकार में ये गड़बड़ है। इसकी पेंशन तो मैंने नहीं सुनी कभी भी, इसकी पेंशन नहीं होती शायद, क्योंकि किसी आर्टिकल के तहत ऐसा जिसके पास पावर नहीं है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, कैग की तो होती है, इसकी मैंने नहीं सुनी। इसका कोई लिखित कार्यकाल नहीं है, इसकी कोई लिखित सैलरी भी नहीं है। ये सारी तरह से कृपा पात्र है। किसकी कृपा पर? सरकार। सरकार का वकील है, जब तक सरकार चाहेगी अपने वकील को रखेगी, जिस दिन सरकार को गड़बड़ लगी हटा देगी। महान्यायवादी की पोस्ट आपके संविधान के अकॉर्डिंग एज सच नहीं लिखी। इसकी टक्कर में जो कैग है ना, उसकी पोस्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसको सरकार बना तो देगी लेकिन हटा नहीं सकती। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कभी आगे पढ़ेंगे उसकी क्या पावर है, वो क्या करता है। इसका ना कोई कार्यकाल, ध्यान से सुनो पेपर में आती है इस तरह की चीजें, इसका ना कोई टाइम पीरियड, ना इसका कोई रिटायरमेंट की एज, ना इसके कोई लगाने की एज। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की मर्जी से लगेगा और सरकार के प्रसाद पर्यंत अपनी सीट पे बैठेगा। जिस दिन सरकार के मन से हट गया उस दिन इसकी कुर्सी गई। इसके लिए कोई महाभियोग नहीं लगाना, इसके लिए किसी से डिस्कशन नहीं करना। ये कृपा पात्र है सरकार का, और सरकार मतलब मंत्री परिषद, जिसका मुखिया होता है पीएम। समझ में आ गई ये बातें? तो जहां सरकार की बात होगी सीधे मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सरकार के बिहाफ पे कौन खड़ा हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। हाँ क्या है?
नहीं, इसको सरकारी जज नहीं बनाएंगे। ये आप पढ़ोगे ना, ये सब वही होते हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्हीं को बनाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि इनकी देखो ना लड़ाई कहाँ लड़नी है, सुप्रीम कोर्ट। जिसने 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट में काम कर लिया वो हट गया, वो ना तो कहीं एडवोकेट बन सकता, पढ़ा था ना हमने ये, ना किसी हाई कोर्ट में जाएगा, वो आराम से बैठा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। सरकार को लगता है कि यार हम जगह जगह फंसते हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी को उठा लेते हैं और अपना अटॉर्नी जनरल बना लें। तो ज्यादातर आप पढ़ेंगे जितने अटॉर्नी जनरल हुए वो सब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होता है दाव पेच कैसे खेलने हैं, किस जज के सामने क्या दलील रखनी है ताकि हमारी सरकार बच जाए। जिसने वहां टाइम बिताया उसी को पता होगा ना। अब कोई नौसिखिया आ गया कि मैंने बार का पेपर पास कर लिया, मुझे रख ले, वो नहीं रखेंगे। जिसने यहाँ केसेस लड़े हैं उनको रखा जाएगा। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर ये और क्लियर हो जाएगा। पेज 144 पे हम आ गए हैं। एबीसी पढ़ रहे हैं ना हम। सेकंड पॉइंट में देखो, पहला क, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ है, यानी कौन कौन लड़ पड़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई राज्य, या केंद्र और किन्हीं राज्यों और दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच हो, कहीं केंद्र लड़ पड़ा और राज्य, जैसे यूटी और राज्य लड़ पड़े। नेक्स्ट, दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विषय पर। ठीक है, तो मान लीजिए संविधान को लेकर किसी की बहस हो गई किसी स्टेट की यूटी से, तो भी मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अब नीचे आ जाओ, संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संवर्ती का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब, एक संवर्ती सूची थी, अगर तुम्हें याद हो, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या थी वो, कॉन्करेंट लिस्ट या संवर्ती सूची, जिसपे कौन कौन कानून बनाता था, केंद्र भी और राज्य भी। संवर्ती का मतलब समान रूप से दोनों के पास पावर हो। अभी मैंने दो आर्टिकल लिखे, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, कहाँ गए थे हम, 32 ने हमें भेज दिया सुप्रीम कोर्ट और 226 ने भेज दिया हाई कोर्ट। क्या ये दोनों समान रूप से काम कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के मामले में कि नहीं? और क्या, तभी तो भेज रहे हैं, नहीं तो क्यों भेजते मौलिक। हाँ, क्यों नहीं ठीक होती? टाटा कंपनी जो है, ये जो रतन टाटा है, 75 साल में सारे डिसीजंस ले रहे हैं। ये तुम्हें लगता है? ऐसा नहीं है। जो लोग समझदार होते हैं ना, वो 75 साल, भाई टाटा से बढ़िया क्या एग्जांपल दूं, रतन टाटा का नाम सुना है? 75 साल में टाटा ग्रुप को लीड कर रहे थे। टाटा ग्रुप को 75 साल में सारे मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट और सारे डिसीजन ले रहे थे। ये तो एक एवरेज एज है, जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा ना, अगर ये फिजिकली फिट हो तो ये 80 तक पूरी बढ़िया वकालत करते हैं। तुम्हारे देश में क्या 81 साल का पीएम नहीं बना था क्या? कौन बना था? मोरारजी देसाई। क्या उसने देश नहीं संभाला, डिसीजन नहीं लिए? ये हमारी सोच है, हमने एक एवरेज मान रखा है कि 60 के बाद दिमाग सठिया जाएगा, कि दिमाग जो है वो एडजस्टिंग पावर नहीं रहेगी। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े होते हैं ना, वो लंबे टाइम तक दिमाग अपने को दुरुस्त बनाए रखते हैं। जो मेंटल वर्क कम करते हैं ना, फिजिकल ज्यादा, उनकी बुद्धि कम हो जाती है एज बढ़ने के अकॉर्डिंग। लेकिन जो लोग हमेशा मेंटली एक्टिव रहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जब तक जिंदा रहे, आखिरी सांस चली, पढ़ते रहे, नई किताबें। 60 साल में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर को लगा कि मुझे डांस करना नहीं आता, मैंने जीवन में सब कुछ सीखा, मुझे पेंट करना, ड्रॉ करना, सब कुछ पढ़ना, ये सब कुछ आता है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला, मुझे कुकिंग से लेके घर के सारे काम और बाहर और सारी पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। 60 साल में जाके उन्होंने एक डांस का इंस्ट्रक्टर रखा। सोचो 60 में हम क्या, हड्डी ना टूट जाए, क्या कहाँ नाच के जाएगा तू, लेकिन वो सोच रहा है मैं 60 साल में डांस सीखूं, और उन्होंने डांस सीखा। ये होता है जज्बा। जो लोग मेंटल वर्क करते हैं ना ज्यादा, वो लंबे टाइम तक जवान महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम दिमागी तौर पर स्वस्थ हैं, और दिमाग से आप बूढ़े होते हैं, शरीर आपके पीछे पीछे चलता है जैसा आपका दिमाग है। अगर आप अब फील करने लग जाएं कि यार हमारा तो कोई 40 साल में फील करेगी, मैं तो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा और बस अब तो बुढ़ापा आ गया, तो अब देखना 50 पकड़ते पकड़ते बिल्कुल बुढ़ा दिखेगा। और कोई ये सोचे कि नहीं, जब तक जीवन मिला, जब तक मुझे सांस मिली, मैं आराम से हर पल को जीऊं और हर पल में कुछ नया करूं, कुछ नया सीखूं। तो आप देखना कितने लोग, ये जितने लोग आर्ट और कल्चर से जुड़े होते हैं ना, ये 80 तक बुढ़ापे को फील ही नहीं करते, इसलिए फिट रहते हैं। ये इंडिया में तो कोई 40 कूदा नहीं और उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं कि भाई तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या करोगे, बुढ़ापा आ गया। वो 40 में आपको बूढ़ा बना देंगे, इसलिए लोगों की कभी नहीं सुननी चाहिए। और ये तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, 80 साल में लोगों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति को देख लो ना, अमेरिका का राष्ट्रपति कितना एज तो है, इतना एज, और देख लो सारे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश का नाम ले तो अमेरिका का नाम आता है ना दिमाग में, पूरे देश को संभाल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 60 के बाद इनका शरीर खराब हो जाता है। अब सब तो नहीं ठीक रहते ना। अब वो कहते हैं 70 तक, और किसी के दांत निकल गए और बुढ़ा हो गया तो कैसे काम करेगा, 70 तक कैसे करे। एक एवरेज एज बता दी, इसके बाद तुम्हें लगता हो तुम ठीक हो तो अपने प्राइवेट काम कर लो, ठीक है। अब मान लो कहते नहीं 70-75 तक बनाए रखो, तो सब नहीं चलते। आधे लोग तो 67 में भी तो मरते हैं, कुछ 62 में मर जाते हैं, कुछ 60 में। भाई कोई सुप्रीम कोर्ट का जज क्या 58 में नहीं मर सकता क्या? ये तो मौत तो किसी को भी आ जाए। तो एक एवरेज सोचा कि इनका दिमाग क्योंकि ज्यादा यूज करते हैं 65 तक चल जाएगा। एवरेज आदमी का दिमाग 60 के बाद सठी आएगा, उसकी रिटायरमेंट 60 के बाद की, भैया हट जा नहीं तो दिमाग चला देगा दूसरों का। अब 58 कर दिया, कह रहे 55 करेंगे। अगर ऐसे ही करते रहे तो कुछ सालों में, मैंने बताया ना, इंडिया में बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। एक बार हम कहीं घूमने गए थे, हमें कोई विदेशी, पता नहीं कौन से देश का था एक आदमी, तो उससे मैंने पूछा आपकी एज कितनी है, तो उसने कहा मैं 77 ईयर्स का यंग बॉय हूँ, 77 का। तो मुझे अमेजिंग लगा। और उसने बताया उसकी पत्नी उसके साथ थी कि वो साल में एक लंबा ट्रिप करते हैं कहीं भी, जो ये अंडर डेवलप्ड या थोड़ी कम डेवलप हमारे जैसे देश है ना, इनमें जाते हैं वो, और देखते हैं लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है। तो आप ये देखो वहाँ के लोग कितने एनर्जेटिक हैं। आपने विदेशियों को देखा, बुढ़े बुढ़े घूमने आते हैं विदेशों में। हमारे यहाँ 50-60 होते, सोचें कहीं जाएं और वहीं मर जाएं, किसी को पता ही ना चले। तो इनको देखो, ये अपनी मिट्टी छोड़ के आपके देश में 80 साल में घूमने आते हैं, कोई 80, कोई 95। यंग लोग कम आते हैं, बुढ़े लोग ज्यादा घूमते हैं। विदेशी कल्चर बड़ा अच्छा है इस मामले में, वो अपने आप को बुढ़ा मानते ही नहीं। हमारे यहाँ आदत है ये कि या तो सबको 70 में बूढ़ा मानो या 50 में बूढ़ा मान के बैठ जाओ। तो रिटायरमेंट की एज दिमाग वाले काम की थोड़ी सी लेट रखी, बाकी एवरेज आदमी को कह दिया 60 के बाद रिटायर। चलो पढ़ेंगे आगे। हम पहुंचे संवर्ती पर, इसको देखो पढ़ के। संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आशय ऐसे विषय, इसको टिक कर लो, ऐसे विषय की सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। तो दो कोर्ट्स, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, दो कोर्ट्स को प्राप्त है जिसकी सुनवाई का अधिकार, उसे क्या कहोगे, प्रारंभिक है या संवर्ती है? संवर्ती है। फटाफट अगला पॉइंट टिक करो। संविधान के अनुच्छेद 32
इसी लाइन में पीछे सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, सेकेंड लास्ट लाइन पे आना, बल्कि थर्ड लास्ट पर, उच्चतम न्यायालय इस प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंडरलाइन कर लेना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये जारी कर सकता है। क्या इसमें हाई कोर्ट भी बराबरी पर है या नहीं है? बिल्कुल है, तभी तो समवर्ती कॉन्करेंट शब्द आया। यहाँ लिखो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। समवर्ती का मतलब ये है कि दोनों में जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कॉन्करेंट होता है जहाँ दोनों चीजें लगती हों, केंद्र भी और राज्य भी। अब आ जाओ अपीलीय क्षेत्राधिकार। कैसी अपील करोगे, पहली या अंतिम? अंतिम, पहली लाइन टिक करना। सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। अगले पेज पे आ जाओ। कौन सी अपील करेंगे हम? अंतिम। दीवानी कर सकते हैं, फौजदारी की, दोनों? दोनों कर सकते हैं। पहला पॉइंट टिक कर लो, पेज 145 पर। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या करेंगे? भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं हूँ, फिर क्या करें? फिर चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कोर्ट है ही नहीं। उसने कह दिया ये अंतिम है, नहीं पूछो, चुपचाप अपने घर पड़े रहो। अगर तुमने कहा ये कोर्ट खराब है, ये कोर्ट ऐसा है वैसा, तो क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इधर आ जा, सजा अलग, पैसे अलग, और अब जेल में सड़ना पड़ेगा। इसीलिए चुपचाप रहना पड़ता है। किसके डिसीजन के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट। इनके नाम के आगे जज नहीं लिखा, क्या लिखा है? जस्टिस। इसका मतलब जो ये करेंगे 100% मन में सोच लो इसने ठीक किया है। ये पहला पॉइंट टिक करना। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, जिसे दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक। आप सबको पता है दीवानी मामले कौन से होते हैं? दीवानी होते हैं घर, परिवार, समाज, विवाह, शादी, तलाक, बच्चे गोद लेना, वसीयत नाम लिखवाना, कोई कब्जा कर लेना, ये सारे कैसे मामले हैं? और फौजदारी में क्या आता है? क्राइम, जिसमें ज़्यादातर मर्डर और इस तरह के चार्जेस आते हैं। इसके अलावा एक शब्द लिखा है संवैधानिक। आपको पता है संवैधानिक मामले क्या होते हैं? जैसे मौलिक अधिकार, कैसा मामला है? संवैधानिक। संवैधानिक। अब इसको ध्यान से समझ लो, तीसरे शब्द को अब तक नहीं आया था ये। एक शब्द लिखा था इन्होंने दीवानी। दीवानी मतलब कैसे मामले? सिविल सारे। और एक लिखा फौजदारी। आज एक नया शब्द क्या लिख दिया? संवैधानिक। मान लीजिए आज मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मेरा मालिक मुझे छुट्टी नहीं देता और मुझे बेकार पे, मतलब बिना पैसे दिए काम पे लगा रखा है, तो ये गलत है ना? कोई भी बलात् श्रम नहीं करा सकता, आपसे लगातार काम नहीं करा सकता कोई भी मालिक। अगर कोई ऐसा कराता है तो आप आर्टिकल 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं या हाई कोर्ट में। अब ये मामला ना तो फौजदारी है, भाई उसने कोई मर्डर थोड़ी किया, काम करवा रहा है, पैसे कम देता है या नहीं देता, या ना ये दीवानी मामला। ये मामला कैसा है? संवैधानिक, क्योंकि उसके किसका हनन किया जा रहा है? मौलिक अधिकार। तो ये तीन तरह के मामले हैं, दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक। टिक कर लो ये। सभी राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद नीचे आ जाओ, संवैधानिक मामलों में अपील। इसमें सीधे चौथी लाइन पीछे टिक करना। अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसी भी मामले में लास्ट सुनवाई कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आपके संविधान की सबसे सही व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट। मैं व्याख्या नहीं करूंगी, ना आप करेंगे, ना पीएम या सरकार कोई करेगा। संविधान की व्याख्या अगर आता है, बताओ इसका क्या मतलब है, और किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो असली व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट। सरकार संविधान को बदल सकती है, सरकार संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, पर सरकार संविधान की क्या नहीं कर सकती? व्याख्या। ये नहीं कर सकती सरकार। ये सिर्फ कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बराबरी पर है कार्यपालिका के या विधान पालिका के। वो संविधान नाम की किताब को बदल सकते हैं और ये संविधान को एक्सप्लेन करेगा। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बदल नहीं सकता। नेक्स्ट टिक करना, दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामले कौन से होते हैं? ये पैसे का लेन देन, तलाक, शादी और इस तरह के मामले। इसमें ये सारे रीडिंग के हैं, इनको रीड कर लेना घर पे बेशक, इसमें कुछ अंडरलाइन या टिक कराने का नहीं है। सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाओ, सेकंड डॉट जहां है, पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन, मिल गया? हाई कोर्ट में रिट दायर करता है जो सिविल प्रक्रिया कहलाती है। हाई कोर्ट में कितनी रिट्स हैं? 6। हाई कोर्ट में इंजंक्शन करके, इंतरिम रिलीफ, अंतरिम राहत जिसको बोलते हैं, एक छठी रिट है। यहाँ लिख लो ये बात, लिखो हाई कोर्ट के पास रिट्स में, या लिखो हाई कोर्ट के पास 6 रिट हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास 5। तो वो कहें रिट्स में ज़्यादा नंबर अगर देखा जाए तो किसके पास है? हाई कोर्ट। वो लिख लो लास्ट वाली, इंतरिम रिलीफ बोलते हैं उसको, इंजंक्शन। इंजंक्शन ये एक छठी रिट है, इसको बोलते हैं इंतरिम रिलीफ। अंतरिम राहत मिल जाती है जिसमें इंजंक्शन। ये फेमस कम है पर हमें पता हो क्योंकि कॉम्पिटेटिव पेपर पढ़ रहे हैं कि ये छठी है। 5 तो आपने पढ़ी ली, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू, वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्जरी। ये छठी है इंजंक्शन, इंतरिम रिलीफ, अंतरिम राहत, जिसमें कोर्ट से वो राहत ले लेते हैं। चलो इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पर, आपराधिक या फौजदारी या क्रिमिनल मामलों में अपील। क्रिमिनल की लास्ट अपील कहाँ कर सकते हैं? किसी को फांसी की सजा मिल गई, मान लीजिए पहले किसी ने केस डाला अपने अधीनस्थ कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी, और उसमें उसको सेशन जज ने कह दिया, सेशन उसमें कि भाई इसने हाँ क्राइम किया है, इसको फांसी दी जाती है। अगर सेशन जज फांसी कहता है तो क्या उसको किसी से आगे पता करना पड़ता है? हाई कोर्ट के पास जाता है, भाई आपके इस राज्य के इतने जजेस ने इतने लोगों को फांसी की सजा सुना दी, तो हाई कोर्ट नजर में रखता है कितनों को फांसी हुई है, इनकी फांसी की पुष्टि कौन करेगा? तभी फांसी चढ़ाना। नहीं तो पता चला कोई इनमें तो अप्रोच भी चल जाता है, छोटे लेवल पे तो भैया पैसे देने के बाद बन सकती है। इसलिए इन सबकी पहले एक बार पुख्ता जांच की जाती है, और फांसी की सजा तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी ही पड़ती है, चाहे छोटे कोर्ट ने दे दी हो। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, हाई कोर्ट ने भी कह दिया हाँ फांसी पे इसको लटका दिया जाए, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जब तक उसके केस की सुनवाई होगी तब तक उसको फांसी नहीं होगी। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं हाँ इसने क्राइम किया, इसको फांसी, तो फिर लास्ट ऑप्शन है मर्सी पिटीशन लिख देंगे। अगर मर्सी पिटीशन लिखी गई है तो क्या बीच में फांसी चढ़ाई जा सकती है? जब तक मर्सी पिटीशन पे क्रॉस ना लग जाए तब तक फांसी नहीं चढ़ाते। मैंने बताया था प्रणब मुखर्जी ने क्या किया था, पढ़ा लिखा आदमी था, पुराने सारे कागज मंगवाए, सारी फाइल पे सब लगातार फांसी। उन 2-3 महीनों में बहुत लोगों को फांसी
फांसी पे लटकाया, कारण मर्सी पिटीशन डाल के बैठे हुए थे, मर्सी पे जब तक वो काटा नहीं लगाएगा तब तक फांसी नहीं चढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ 5 मिनट का काम है, लेकिन 5 मिनट किसी की जान निकालना गलत काम है ना, इसीलिए जैसे तुम्हें लग रहा है ना ऐसा, वो एक सेंसिबल आदमी, उसको सोचना पड़ता है। तुम सिर्फ सोच रहे हो फांसी तो क्रॉस ही तो करना है, लेकिन उसको लगता है, देखो कई बार इंसान ना कुछ कंडीशंस में भी तो क्राइम हो जाते हैं ना। जैसे क्रिमिनल 99% घटिया होते हैं, लेकिन 1% इंसान ना चाहते हुए भी क्राइम कर सकता है, या हो गया उसके हाथ से गलती से क्राइम। मान लीजिए किसी घर में रात में कोई चोर घुसा है और उसने देखा कि भाई चोर जो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और मान लो वो उसके पत्नी को मारने की कंडीशन पे है, तो पीछे से आदमी क्या करेगा, मार देगा ना। उसने उसको मार दिया, वो चोर इंस्टेंट मर गया, अब उसको पुलिस बुलानी पड़ेगी। अब वो कितनी ही दलील देगा जी ये चोरी वोरी कुछ भी कहेगा, लेकिन फाइनली कर तो मर्डर ही दिया ना, तो मर्डर का चार्ज तो बनेगा। अब ऐसे आदमी को कोई कह दे कि हाँ ठीक है इसको फांसी दी जाए, तो क्या वो मर्सी पिटीशन डालेगा? बिल्कुल डालेगा। मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं कहीं गया थोड़ी था, ये मेरे घर में चोर घुसा, इसका मुझे मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गलती से मर्डर हो गया। तो ऐसे हम सोचे कि काटे मार दें, तभी हम लोग राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, इन्हीं कारणों से, क्योंकि हम सोचते हैं काटे ही तो मारने हैं। आदमी ना बहुत चीज़ों को एनालाइज करता है कि यार इसने कहीं सच में बेचारे से गलती ना हुई हो, भाई गलती से फंस गया हो, या कंडीशन ऐसी हो कि इसको क्राइम करना पड़ गया, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी पीछे एक महिला को फांसी हुई थी ना, एक महिला को, कई मतलब इंडिया में तो ऐसा बहुत रेयर होता है महिलाओं को फांसी हो, तो मर्सी पिटीशन डाल के रखते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, इस कंडीशन में हमने मर्डर कर दिया, तो इसलिए टाइम लग जाता है। चलो देखें आगे, इसके लास्ट पॉइंट पर आना, नोट पर आपराधिक में नोट दिया, देखो मृत्युदंड के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके बाद कोई अपील है? इसके बाद क्या है? मर्सी पिटीशन, लिख लो यहाँ, इसके बाद मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन कोई अपील नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, हम तो दया याचना कर रहे हैं कि जो गलती हो गई माफी दे दो, नहीं मिली माफी तो फांसी है ही, मिल गई तो फांसी की सजा माफ हो जाएगी। चलो अगले पेज पर आ जाओ, इसमें सेकंड पॉइंट टिक करना, सुप्रीम कोर्ट सैनिक न्यायालय चाहिए। अच्छा पॉइंट है, शायद मैंने बताया भी था। क्या आपके देश में सेना के मामले कोर्ट देखते हैं? सेना के मामले कौन देखता है? सेना के अपने कोर्ट होते हैं, पता है ये बात। सेना के ना तो चिट्ठी जाती नॉर्मल उसमें, और ना ही सेना के मामले जाते। मान लीजिए सेना में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने पाकिस्तान को कोई कागज पहुंचा दिया, चीटिंग कर दी, तो ऐसे मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, सेना का अपना पर्सनल कोर्ट होता है। और इसमें फिर जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ 5 आदमी बैठ गए, बहुत समझदार पढ़े लिखे बड़े बड़े, जिनकी एज एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो आदमी यहाँ बैठता है, और उस आदमी से फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, क्यों किया, कैसे तुमने किया, कब से तुम इसमें इन्वॉल्व हो, क्या कर रहे हो, क्या नुकसान तुमने देश को पहुंचा दिया। अगर ये आदमी है सच्चा तो अपनी बात रख पाएगा, और अगर ये झूठा है तो इसमें साइकोलॉजी की समझ भी होती है, इनको अंदर तक के सारे दाव पेच पता है। अगर ये आदमी गलती में है तो ये फंसेगा, इतने लोगों के सामने बोलती बंद हो जाती है, बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसने गलती की है, फिर ये उसको सजा सुनाएंगे। ऐसी सजा को कहा जाता है कोर्ट मार्शल। क्या कहते हैं इसको? कोर्ट मार्शल के खिलाफ आप किसी कोर्ट में कोई अपील डाल ही नहीं सकते। आप सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं खड़े, मेरी गलती नहीं थी, मैं सेना में था, इन्होंने ऐसे कहकर मुझे निकाल दिया, आपका कोर्ट मार्शल हो गया, चुपचाप बैठो। ये बहुत बहुत बड़ी शर्म की बात है अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो गया तो। कोर्ट मार्शल का मतलब अपने देश के साथ गद्दारी की है, किसी नॉर्मल आदमी का कोर्ट मार्शल नहीं होता। तो ये मामले सेना खुद ही निपटा देती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का या मर्सी पिटीशन का कोई मतलब नहीं है। जो सजा दे दी वो फाइनल मानी जाएगी। ये टिक कर लो, सेना वाला पॉइंट। उच्चतम न्यायालय सैनिक न्यायालयों की किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति नहीं दे सकता। यहाँ लिख लो कोर्ट मार्शल, ये स्पेशल कोर्ट होते हैं इनके, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। सेना के कोर्ट में आपका मेरा कोई योगदान नहीं है। अब इससे अगला परामर्शदात्री, कौन परामर्श मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से? राष्ट्रपति, और तो कोई मांग ही नहीं सकता, बराबरी का आदमी है। पहला टिक कर लो, संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण काम राष्ट्रपति को परामर्श देना निर्धारित किया गया। ये जबरदस्ती का परामर्श है या मर्जी का? मर्जी का। किसकी मर्जी है ये? सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और राष्ट्रपति की भी, दोनों की अपनी मर्जी है। नेक्स्ट टिक करना, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख आर्टिकल 143 में है। तो जो ये भाई मुझे इसे सलाह लेनी है, किस आर्टिकल में लिखा है? 143 में। अगला देखो, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। बताओ कब कब लेगा? एक तो प्रेजेंट में गड़बड़ी हो और एक पास्ट में। किसमें सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है? प्रेजेंट में। किसमें देनी पड़ेगी सलाह? पास्ट में। अपने आप एक जज देगा या बेंच बनाएगा अपनी? कितने लोगों की सलाह? 5 की कम से कम। नेक्स्ट देखो, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि सार्वजनिक महत्व, अंडरलाइन कर लो, सार्वजनिक मतलब सबका फायदा, कि किसी मामले में विधिक प्रश्न निहित है, टिक करना, विधिक प्रश्न मतलब लीगल लॉ का, अर्थात विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ जो सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अपने पर्सनल मैटर में परामर्श होता है देश के लिए, सार्वजनिक महत्व तुम्हारे मुझसे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट देखना, ऐसे मामले जो संविधान के प्रारंभ से पहले, इसको टिक कर लो, संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधियों और करारों से उत्पन्न हुए हों, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। क्या इसमें सलाह कंपलसरी है देनी? किसमें मना कर सकता है? प्रेजेंट के मामलों में। अगला पॉइंट समझने का है, परंतु उपयुक्त मामलों में, पहले मामले में, पहला जिसमें कि सार्वजनिक हित था, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। टिक कर लो, पहले मामले में बाध्य नहीं, अर्थात इनकार भी कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले में, दूसरा मामला कौन सा था? ऐतिहासिक वाला। दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। साथ ही राष्ट्रपति भी दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के अनुसार काम करे ये जरूरी नहीं है। तो सलाह मानने वाले की भी मर्जी है और सलाह देने वाले की भी मर्जी है, दोनों को आजादी दी। लास्ट लाइन टिक करना, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया। अगर कहें आपके संविधान में न्यायपालिका कहां से ली गई, तो नहीं, न्यायपालिका पूरी अमेरिका से, लेकिन परामर्श वाला टॉपिक, हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका टर्म अगर आ जाए, जुडिशरी की पावर, तो आप कहेंगे अमेरिका, लेकिन अगर वो कहें कि सलाहकारी वाला ऑप्शन आपने किससे देखा, तो आपने कनाडा से देखा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। किस नदी के सहारे है? सेंट लॉरेंस नदी। लिख लो यहाँ, कनाडा के पास लिखो ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी।
ओटावा सेंट लॉरेंस नदी। अगले पे आ जाओ, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड। कब बना था आपका ये सुप्रीम कोर्ट, क्या तारीख थी? 28 जनवरी 1950। तब से आज तक इसने कितने मामले देखे, हर एक मामले का क्या रखा गया है? रिकॉर्ड। ये सारे रिकॉर्ड साक्षी या एग्जाम्पल हैं छोटे कोर्ट्स के लिए। टिक करना, अभिलेख न्यायालय पहली लाइन। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। क पॉइंट देखो, ए पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या कार्यवाही अभिलेख होती है, रिपोर्ट, हर चीज की फाइल होती है, मेंटेन रखते हैं। और ये अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में, एज एन एग्जांपल, ये टिक कर लो, निर्णय कार्यवाही अभिलेख साक्षी के रूप में। फिर पढ़ो, ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य या पूर्व निर्णय के रूप में इनको प्रस्तुत कर सकें। किसी भी न्यायालय में इनकी प्रामाणिकता, अंडरलाइन करना, इनकी ऑथेंटिसिटी के संबंध में कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। क्या कोई छोटा कोर्ट ये कह सकता है, अरे ये हाई कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, ये क्या बेवकूफी भरा डिसीजन है, ऐसा बोल सकता है वो? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने किसी डिसीजन को चेंज कर सकता है? बिल्कुल। 1973 में और 1967 में, 1967 में इन्होंने जो डिसीजन लिया ना, उसको 1973 में बदल दिया। ये हो सकता है 2021 में अपना कोई डिसीजन बदल दें जो उन्होंने कभी 1975 में लिया हो। सुप्रीम कोर्ट को पावर है, जरूरत के अनुसार उसको ठीक लगे तो वो अपने पुराने डिसीजन को पलट सकता है। लेकिन क्या कोई छोटा कोर्ट ये कह देगा कि ओहो एक दिन तो ऐसे कह रहा था, आज ये कह के बैठा है? ऐसा नहीं कह सकते। उसने जो कह दिया वो साक्ष्य है, तुम्हें मानना है, चाहे वो गलत है, वो अपने आप पलटे, अपना निर्णय 1000 बार पलटे। ये नेक्स्ट देखो, इसमें कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। ख पॉइंट पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति को उसके द्वारा न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना के लिए 6 साल का सामान्य जेल भेज सकता है या 2000 रुपए तक का जुर्माना। अब तो ये मेरे ख्याल कई लाख के आसपास है। अगले पेज पर आ जाओ, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। आपके देश में कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? संसद। सरकार तो एक पार्ट है, संसद बनाती है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? तुम अपने आप दिमाग से सोच के मुझे बताओ, जैसी कांग्रेस है ऐसी तो बीजेपी है। दोनों बहुत अलग हैं, लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पार्टी गलती कर सकती हैं, कोई सी पार्टी कुछ भी कर सकती है। अगर मान लीजिए ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे हैं, इनमें कोई अलग नहीं है, ये सब तुम्हारे मेरे नुकसान के लिए कोई कानून बना दे, इमेजिन कर लेते हैं, और वो कानून लोकसभा लाए, मतलब बिल लाए, पेश करे, पारित करे, बहस करे, आगे बढ़ा दे, ये भी सारा काम कर दे, ये भी साइन कर दे, तो क्या वो कानून बन जाएगा? साइन होते क्या बन गया? कानून। किसी जैसे कानून बना, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के मन में आया कि यार ये तो गलत हो रहा है और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान ने तो कहा था आदमी फ्री है और ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक नया टर्म है, इसे कहते हैं जुडिशियल तुमने एक्टिविस्ट शब्द सुना है? कौन होते हैं एक्टिविस्ट? सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, सोसाइटी। अब देखो जैसे तुम लोग हो, हम सब क्या होते हैं, अरे जैसा जीवन चल रहा है चलने दो, दुनिया कर रही है, हम भी ऐसे ही करके हो जाएगा जीवन पूरा, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम सरकार से पंगे मोल लें या हम किसी के खिलाफ बोलें। 99% लोग तो ऐसे जीवन जी जाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे चिल्लाने से कौन सी दुनिया बदलेगी। लेकिन जो एक्टिविस्ट होते हैं ना सोशल, वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हम कोशिश करके देखें, ठीक है हद से क्या वो कोई मरवा देगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे। ऐसे लोग, बहुत सारे पत्रकार आपने सुने होंगे जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ असली चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, लिखते हैं। कितनी बार होता है ना, आपका जो ये मध्य भारत है ना, यहाँ तो बहुत नॉर्मल है कि मर्डर्स करवा देते हैं। जो बड़े बड़े लेखक होते हैं इस तरह के कि भाई जाके ऑथेंटिक कहीं से फोटोज खींच के लाए, इलीगल माइनिंग हो रही है। अब जैसे जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, यूपी के कुछ हिस्से, बाकी तो वहाँ भी गड़बड़ है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये जो मध्य भारत का हिस्सा है ना, इसमें इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें माइंस का बहुत काम है, मिनरल्स का बहुत काम है, खदानें हैं। इलीगल खदान में अरबों रुपए की हेराफेरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वो पैसा है सारे देश का, लेकिन उसको कुछ लोग गबन करके बैठ जाते हैं। मान लीजिए किसी रिपोर्टर ने पता लगाया कि इस लेवल पे ये पॉलिटिशियन ऐसे कर रहा है, उसने उसके खिलाफ एक्सटिंग ऑपरेशन चलाया, उसके कहीं से उसने कुछ कुछ बातें लीक करवाई, कागज पत्री बनाए, फोटो खींची और उसने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट तैयार कर दी, और वो छपवाने वाला है, तो किसी को पता चल गया कि ऐसे ऐसे ये आदमी काम कर रहा है, उसका मर्डर करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कितनी बार होता है, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जला शरीर मिला, नहीं पड़ते ऐसे अखबारों में। जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, ये हल्ला बोल टाइप के लोग होते हैं, ये काम करने में सोचते हैं काम ठीक है, मरेंगे मर जाएंगे, लेकिन काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग जुडिशियरी इलाके में, न्यायपालिका के इलाके में, जुडिशियल एक्टिविज्म एक नया शब्द है, जिसमें किसी कोर्ट के आदमी को लगे कि ये गलत हो रहा है और जनता मूर्ख है बेचारी, सादी है, इनको अकल नहीं है, तो वो ऐसे सरकार के बनाए कानून को कैसे मैं हटवाऊं, तो मुझसे तो नहीं हटेगा एक आदमी से, लेकिन मैं इसके खिलाफ लोगों के हित में एक याचिका लगा देता हूं, जिसको नाम दिया जाएगा जनहित याचिका। मान लीजिए सरकार कहीं पर बहुत ज्यादा, जहां घनी बसावट है, वहां सरकार कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति दे दे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पता है ना तुम लोगों को, जितना फायदा है उससे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी लीक हो गया ना वहां से, तो जिस इलाके में वो है उसके अगली कई नस्लें खराब हो जाएंगी, उनके शरीर की म्यूटेशन खराब हो जाएगी, उनके लीवर में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में अगली कई पीढ़ियों तक बीमारियां निकलेंगी, और ऐसी जो ठीक नहीं हो सकती। गलती क्या, छोटी सी एक लीकेज हो गई, रेडिएशन आ गई और वो फैल गई आसपास। इसलिए हमेशा जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, खाली इलाके में लगाते हैं, बसावट में नहीं। मान लीजिए सरकार सोचे कि यार न्यूक्लियर पावर कहीं भी लगा दो उठा के, और कहीं बहुत घने बसे इलाके में लगा दे, तो किसी जज के मन में आए कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। तुमने भोपाल गैस त्रासदी सुनी है? मिक गैस हो गई थी, लीक हो गई थी, कितने लोग मरे थे, क्या हुआ उसका? 27 साल केस चला, फाइनली एंडरसन नाम का जो आदमी था अमेरिकी, उसको कह दिया इसकी कोई गलती नहीं है। जो लोग मर गए, जिनके बच्चे, बीवी, माँ बाप तड़प तड़प के, सोचो इतनी भयानक गैस अंदर गई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और वो अंदर गई तो सांस रुकने लगा, खून की उल्टी और सफोकेशन से लोग मर गए रात रात के अंदर। ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है आपके भोपाल की। और
क्या बिगड़ा? कंपनी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अमीर आदमी की कंपनी और गरीब की कंपनी होती नहीं। अब अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करे तो किसी जस्टिस के या किसी जज के मन में आए कि सरकार गलत कर रही है, और जनता को अकल नहीं होती, जनता को थोड़ी पता है कि इसका नुकसान क्या है। वो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा सकता है? इस पे सुनवाई होती है जनहित याचिका पे। और आप देखना जनहित याचिका ज्यादातर पढ़े लिखे समझदार जिनको अकल है, जिनको पता है ये बहुत नेगेटिव चीज है, तब लगाते हैं जनता के हित में। इसी को इंग्लिश में कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। तो ये इंडिया में बहुत पुराने टाइम में नहीं थी, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस पे काम किया और आज बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनता के हित से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा सकते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता। देखो जरा क्या बता रहे हैं ये, इसी के बारे में आगे पॉइंट है ये। पेज नंबर 147 पे आ जाओ। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पहला पॉइंट पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों के पुनर्विलोकन या पुनर्विचार की शक्ति प्रदान है। क्या अपने पुराने निर्णय को बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल बदल सकता है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट टिक कर लो। न्यायिक समीक्षा में एक मामला लिखा, देखो गोलकनाथ मामला 1967 में आया था। फिर केशवानंद भारती मामला, आज तक सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी जो बेंच बनी डिस्कशन की वो 1973 में बनी थी। एक आदमी था केशवानंद, इसने सरकार पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर दिया था। केशवानंद भारती मामला, इसने केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये केस था। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। केरल का था ये आदमी, मामला 1973 में। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे और इसी सन में आपके देश में सबसे बड़ी बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। कितने जजेस की? 13। और ये मामला इतना पेचीदा था कि इनमें से 6 और 6 एक तरफ हो गए, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, और लास्ट में एक के ऊपर था कि ये ठीक है या गलत है। सोचो कितना पेचीदा मामला कि एक के डिसीजन से डिसीजन पलट जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि आज तक का सबसे टफेस्ट जिसके ऊपर डिसीजन लिया गया वो केशवानंद भारती विवाद था, जो भारत सरकार के ऊपर था। और इसमें मौलिक अधिकारों से लेकर संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर तक पे बातचीत की गई थी। 1973 के बाद आपको कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है ना, इनको आप छीन नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, खासकर जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को। आगे जाके फिर अमेंडमेंट भी किए गए। ये आज तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ है जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है। ये टिक कर लो, केशवानंद भारती मामला 1973। एक लाइन यहाँ लिखो, प्रियम्बल को प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। इसी सन में प्रियम्बल या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। एक आधे की बातचीत शुरू हो गई फिर से। प्रियम्बल को संविधान का भाग माना गया तो एग्जाम में आ जाएगा। संविधान की प्रस्तावना कब से संविधान का भाग मानी गई है? 1973 से। कौन सा मामला फेमस है 73 का? केशवानंद भारती विवाद। किस पे ब्लेम था ये? भारत सरकार पर। इंदिरा गांधी का टाइम था ये। रिट अधिकारिता पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तुम्हारे मेरे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? क्या हाई कोर्ट भी है? और क्या? इसलिए समवर्ती है, कॉन्करेंट है। नेक्स्ट टिक करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख, अधिकार परीक्षा। हाई कोर्ट के पास एक क्या है एक्स्ट्रा? इंजंक्शन, जिसमें क्या है? इंतरिम रिलीफ है, उसके पास ज्यादा है। न्यायिक पुनर्विलोकन पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, सेकंड लाइन, संविधान का अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब अगर सरकार गलत कानून बना दे तो उसको डिस्कस कहां किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। एक एग्जांपल देना जिसको पूरी तरह खत्म करवाया सुप्रीम कोर्ट ने। 99th अमेंडमेंट क्या ले आई थी सरकार? एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। जैसे SSC है, UPSC, ऐसे एनजैक। एनजैक को कह दिया ये असंवैधानिक है, हम नहीं मानेंगे इसको, तो वही बता रहे हैं। चौथे पॉइंट पर आ जाओ इसमें सीधे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है, यानी वो भी देख सकते हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। बताओ तुम्हारी कार्यपालिका ऊपर है, न्यायपालिका या संविधान? सबसे ऊपर संविधान है। संविधान में चेंज करने की पावर नहीं, चेंज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, चेंज करेगी संसद, लेकिन संविधान की व्याख्या करने की पावर सुप्रीम। इन दोनों से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ये टिक कर लो, संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानता है और न्याय, ये जितना अपना PM और ये सभी। नेक्स्ट टिक करना, एक पॉइंट छोड़ के अगले में लाइन में लिखा है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 दोनों काम किए हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की शक्ति देते हैं। लास्ट पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, भारत में जापान के संविधान की शब्दावली में से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। अगर कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान। कहेंगे न्यायपालिका, हाँ, लेकिन अभी पीछे कनाडा से भी कुछ लिया था ना, क्या था वो? हाँ, ये ध्यान रखना कि कौन सी शक्ति किसकी है। विधि द्वारा स्थापित कहेंगे तो इसका आ जाएगा, सलाहकार वाला पूछेंगे तो कनाडा, और वैसे न्यायपालिका अमेरिका। अन्य शक्तियां फटाफट से पॉइंट टिक कर लो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार आचरण की जांच कर उन्हें हटाने की सलाह। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत बड़ा और ध्यान से सुनने का पॉइंट है। आपके देश में सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? एक कमीशन है आपके देश में, जिसे आप क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन। हिंदी में हम कहते हैं इसे चुनाव आयोग। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 3। एक को आप कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा होता है अन्य चुनाव आयुक्त। नीचे वाले दो ये सब लोग IAS के रैंक के होते हैं। आयुक्त मतलब IAS के रैंक का होगा, कमिश्नर है तो ये अपने अपने फील्ड में बहुत जानी मानी हस्ती। कई बार ऐसा नहीं IPS IRS भी बनाए गए हैं, लेकिन मोस्ट टाइम्स अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो IAS का नंबर आएगा। CEC सीधे कोई नहीं बनता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले एंट्री होती है 3rd नंबर पे। फर्स्ट हमेशा रिटायर हो जाता है, जो 3rd है ना, सेकंड वाला फर्स्ट बन जाता है, 3rd वाला सेकंड, और इसको खाली कर देते हैं। तो जो आता जाएगा वो 3rd से ऊपर जाएगा। CEC की पावर ज्यादा होती है बजाय 2nd और 3rd के। ये बहुत बड़े पढ़े लिखे समझदार आदमी होते हैं। ये सब कुछ देश
देश में कंडक्ट कराते हैं, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या विधान परिषद के, सारे इलेक्शन किसकी देखरेख में होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर की देखरेख में। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन भी करवाते हैं और उपराष्ट्रपति के भी। अगर इनमें गड़बड़ होती है तो ये अपने आप देख लेगा, इसका जिम्मा है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में गड़बड़ होती है तो उसमें तुम और मैं तो है ही नहीं। उस कंडीशन में कहेगा भाई मुझे नहीं पता, अपना मामला कहां लेके जाओ तुम? सुप्रीम कोर्ट में। ये खास ध्यान देने की बात है। लोकसभा के इलेक्शन में गड़बड़ है तो इलेक्शन कमीशन अपने आप देखेगा, अगर बात बहुत ज्यादा ना बढ़े, उसको पावर है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की गड़बड़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखेगा। वो कहेगा मैं कंडक्ट करा दूंगा, चीटिंग होती है, ब्लेम लगता है, मुझे नहीं पता, मामला किसके पास ले जाना? सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट था काम का पॉइंट। सारे मामले इलेक्शन कमीशन देखता है, एमपी और एमएलए के, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मामले देखता है सीधे सुप्रीम कोर्ट। अगले पेज पर फटाफट टिक करना। उच्चतम न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है, यानी कौन एक्सप्लेन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को? सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक सक्रियता पे आ जाओ, बस लास्ट के एक दो पॉइंट रह गए। फर्स्ट पॉइंट टिक करना, जुडिशियल एक्टिविज्म जो मैंने समझाया, पहला पॉइंट। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। पांचवें पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखा है, पीएन भगवती, डबल टिक कर लो और लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आदमी है जिसके कारण जनहित याचिका का जन्म हुआ इंडिया में। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिख लेना बड़ा बड़ा, PIL का जनक कहते हैं इंडिया में किसको? PN भगवती को। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ जाओ इसी पैराग्राफ में। न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायालय ने जनहितवाद के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर गरीब और सामाजिक दृष्टि से शोषित वर्गों के हितों को संरक्षण दिया। जनहित याचिका पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट टिक करो, अनुच्छेद 226 के तहत हुई। अगला पॉइंट, जनहितवाद सार्वजनिक हित से जुड़े हुए वाद है। ये किसी एक आदमी के फायदे की बात करते हैं, जनता के फायदे की, इसलिए नाम क्या रखा? जनहित या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अंडरलाइन कर लो, समाज के शोषित, निर्धन, असहाय लोगों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट भी टिक करना, अनुच्छेद 39A, एक पॉइंट छोड़ के देखो, 39A सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण उपकरण। इससे अगले पेज पर आ जाओ। भारत के मुख्य न्यायाधीश का टेबल टिक कर लो, पहला पॉइंट, हरीलाल जे कानिया। ये किसी और कोर्ट में भी थे ना, ये फेडरल कोर्ट के अंतिम जस्टिस थे। लिख लो इसके पास, लिखो फेडरल कोर्ट 1937 के अंतिम जज थे। फेडरल कोर्ट जो कब बना था? 1937, उसके चौथे और अंतिम जज थे ये, क्योंकि उसमें 4 ही जज आए थे, गोयर करके था और चौथे ये थे, यही बन गए थे CJI। इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ, लास्ट अपने आप लिख लो। अरविंद बोबड़े तो हट गए ना, अब कौन बने हैं? NV रमन्ना। लिख लो यहाँ, NV रमन्ना 48 नंबर के हैं, नंबर पूछ लेते हैं सीक्वेंस। 48वें NV रमन्ना, नुथलापति वेंकट रमन्ना, NV लिख लो तुम, NV रमन्ना, NV रमन्ना। ऊपर देखो इसी लाइन में सबसे ऊपर M हिदायतुल्लाह लिखा है। जब तुम बेसिक बैच में आते हो तो मैं तुम्हें राष्ट्रपतियों की एक लिस्ट कराती हूँ, उसमें एक नाम होता है M हिदायतुल्लाह, इकलौता CJI जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा। 11वें नंबर सबसे ऊपर देखो, M हिदायतुल्लाह। यहाँ लिख लो, लिखो डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3rd राष्ट्रपति की मृत्यु। डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3rd राष्ट्रपति की मृत्यु। 11वें नंबर पे ऊपर लिख लो, यहीं पर इसके पास, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3rd राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद VV गिरी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। 3rd राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति VV गिरी ने इस्तीफा दे दिया। तब हिदायतुल्लाह CJI से राष्ट्रपति बने, तब हिदायतुल्लाह CJI से राष्ट्रपति बने। तो 2 लोगों के हटने के कारण इनका नंबर आया। किस किस के हटने के कारण? एक तो मर गए, कौन मरे थे? जाकिर हुसैन, और फिर उनके बाद किसने इस्तीफा दिया? VV गिरी ने। इसलिए किसको बुलाया गया? M हिदायतुल्लाह को। चलो बीच का एक पैराग्राफ रह गया, उसको मैं जब क्लास होगी तब करा दूंगी।